हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइटिंग भी अच्छा है एंड कॉमेडी से भरा हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ चारों तरफ गरजता हुआ बिजली और आसमान से पानी गिर रहा था। जहाँ एक आदमी अकेले ही कई लोगों से फाइट कर रहा था, जिसका स्वॉर्ड के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक वॉरियर एक नोबल पर्सन के पास आता है और बोलता है, योर हाइनेस, ज्यू फैमिली और येन फैमिली के बीच फाइट शुरू हो चुका है, जिस वजह से अब जिनान फैक्शन का हालत बद से बदतर होता जा रहा है। जो सुनकर वो पर्सन बोलता है, तो आखिरकार येन फैमिली अपना चाल चल ही दिया। इधर जंगल में लाशों का ढेर बिछ चुका था, जिस वजह से लोग उस आदमी के सामने भी जाने से डर रहे थे। पर फिर भी इन्हें अपना दिया हुआ काम तो पूरा करना ही था, जिस वजह से डरते हुए ही सही पर दोबारा से उस आदमी पर 3 लोग अटैक कर देते हैं, जो उनका सबसे बड़ा और आखिरी गलती बन जाता है। क्योंकि उस आदमी का खतरनाक लुक के साथ एक शार्प स्वॉर्ड स्ट्राइक आता है, जो उन सभी को बीच से काटता हुआ उनका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके बाद वो आदमी जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, यान बीटियान, बाहर निकल। और यहाँ हमें इस आदमी का नाम पता चलता है, जो है जियो लियोली, जियो फैमिली का एक हेड। तभी उन वॉरियर्स के बीच से एक आदमी निकलता है जिसका नाम येन बीटियान है, येन फैमिली का एक हेड, जो बोलता है, लगता है मुझे तुम्हें नर्क के द्वार पहुंचाना ही पड़ेगा। फिर इधर उधर अचानक से दौड़ते हुए उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर लुओली अपने स्वॉर्डमैन फॉर्म को बाहर निकाल लेता है और एक स्ट्राइक करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर येन बिटियन बहुत शॉक हो जाता है। फिर लुओली अपने फायर को समन करते हुए अपने स्वॉर्ड से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर येन बिटियन भी अपने स्वॉर्ड स्किल्स से स्ट्राइक्स एक्सचेंज करने लग जाता है। धीरे धीरे ये फाइट बहुत इंटेंस होने लग जाता है, जिसमें दोनों ही इक्वली एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। पर फाइनली लुओली की तरफ से एक पावरफुल स्ट्राइक आता है, जिससे बिटियन अपने घुटनों के बल आ जाता है, जो देखकर लुओली बोलता है, तेरे जैसे सिर्फ कमीने ही इस तरह का घटिया चाल चल सकते हैं। पर तभी एक अचानक हुए ब्लेड अटैक को वो डॉज करता है, जो इतना सडन था कि 1 सेकंड भी और लेट करता तो उसका सर उसके बॉडी से अलग हो जाता, जो देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है, जिसका पूरा बॉडी कपड़ों से कवर था, जिसे लुओली पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी मौका का फायदा उठाते हुए बिटियान कटप्पा बनता हुआ अपने स्वॉर्ड को लुओली के चेस्ट के आर पार कर देता है, जिसे लुओली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर फाइनली बिटियान अपने घटिया मंसूबों पे कामयाब हो गया। इसी के साथ बताया जाता है कि इन दोनों फैमिलीज के बीच ये फाइट कई सालों से चला आ रहा है, जहां अब तक इन दोनों के बीच टाई था। बट इस बार जियो फैमिली के हेड के मौत के साथ हालात बदल चुका है और दुनिया ये जानता भी नहीं है कि इस वक्त के बाद उन पर किस तरह का मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। इधर उस नोबल पर्सन को भी लुओली के मौत का न्यूज़ मिल जाता है, जो सुनकर फाइनली उसके अंदर का गुस्सा बाहर आने लगता है। इधर दूसरी तरफ कोई बहुत तेजी से अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था, जिसे ना कि बारिश से परेशानी था और ना ही इस फाइट से डर, जो एक रूम में जाकर अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लग जाता है और एक दर्द भरी चीख के साथ लुओली को पुकारने लग जाता है, जो कि एक बहुत ही सैड मोमेंट था। इसका नाम जियो जियानमैन है, जियो फैमिली का एक सेकंड यंग मास्टर। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो नोबल पर्सन बोलते हैं, सभी यंग मास्टर से बोल दो कि अगर किसी ने जियो जियानमैन को हाथ लगाया तो समझ ले कि उसने मुझे हाथ लगाया। ये सुनकर गार्ड समझ जाता है, फिर बोलता है, वैसे योर हाइनेस, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि मार्कस जेनजीज के लोग जियो फैमिली के आसपास ही कहीं एक बार ओपन किए हैं। ये सुनकर वो पर्सन थोड़े सीरियस हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या जिनान फैक्शन में अब बड़े फेरबदल होने वाले हैं। फिर एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है, जो एक कैरेज से कहीं जा रहे थे। फिर लड़का बोलता है, जू फैमिली कई सालों से लड़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है उनके हेड के मौत के बाद शायद जिनान फैक्शन के कई पावर हाउसेस के बीच स्टेबिलिटी आ जाए। तो वो लड़की बोलती है, मैनेजर साओ, आपका ब्रेवरी काफ़ी कमेंडेबल है। तो साओ ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए बोलते हैं, यंग लेडी, हम यान फैमिली के लिए सब कुछ किए हैं। पर वो लेडी तो उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी ड्राइवर बोलता है, सर, यू झेंग आए हैं,
जिसे सुनकर वो बाहर देखने लगते हैं। तभी एक लड़का पास आकर बोलता है, सर वो बार जियो फैमिली से बिलोंग नहीं करता और हम उसके ऑनर का पता भी नहीं लगा पाए अभी। आप कहें तो हम। ये सुनकर साव सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, जल्दबाजी मत दिखाओ, मुझे पहले खुद इन्वेस्टिगेट करने दो, फिर देखेंगे क्या करना है। चलो चले। फिर सभी वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ देर ट्रैवल करने के बाद सभी एक सिटी में पहुँच जाते हैं जिसका नाम चायसंग सिटी है। इसके अंदर कहीं पर एक लड़का बैठकर कुछ सीड्स खा रहा था, जिसके सामने एक औरत एक चप्पल सिल रही थी, तो एक आदमी एक मीट का टुकड़ा काट रहा था। तभी वो लड़का बोलता है, क्या चायसंग सिटी अपने खुशहाल जगह की वजह से नहीं जाना जाता? फिर ये जगह इतना वीरान क्यों है? क्यों इस सड़ा हुआ जगह पर आ गए यार हम? अच्छा खासा कियांडोंग सिटी का एक लिटिल लॉर्ड थे। आ पर हार ना मानते हुए फिर खड़ा हो जाता है और चलते हुए उस मोटे मीट वाले के पास पहुंच जाता है, जो अभी भी मीट ही काट रहा था। फिर उससे बोलता है, हेलो सर, क्यों ना मेरे बार में कुछ लिकर हो जाए। ये सुनकर वो आदमी उसे अपनी तीखी नजरों से घूरने लग जाता है, जो देखकर तो वो लड़का बेचारा डर जाता है और बोलता है, ये बिल्कुल फ्री है, क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाए। पर वो मोटा तो ऐसे मीट को काटता है मानो कह रहा हो, तुझे भी ऐसे ही काट डालेंगे अगर तू यहाँ से नहीं गया तो। ये देखकर वो लड़का सैड होकर दूसरे शॉपकीपर को देखता है, तो पाता है कि वो आदमी एक ठरकी की तरह लार टपकाते हुए अपने सामने वाली लड़की को देख रहा था, जो देखकर वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है, मिस्टर, क्यों ना आप मेरे बार में आकर थोड़ा बियर पी लीजिए, इससे आपको हिम्मत मिलेगा, फिर आप उस लड़की को डायरेक्टली प्रपोज कर सकते हैं। पर वो आदमी तो उसके यूं बीच में आ जाने से चिढ़ जाता है और बिना उसकी फिक्र किए उसे सामने से हटा देता है, मानो उसका व्यू खराब हो रहा हो। ये देखकर तो वो लड़का फिर से सैड हो जाता है। तभी वहाँ मैनेजर साव का कैरेज आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का खुशी से उछलता हुआ उन लोगों के पास चला जाता है। फिर मैनेजर साव उस बार के पास रुककर अपने साथियों के साथ बार के अंदर चले जाते हैं, जो देखकर वो लड़का का तो खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर वो लड़का आकर अपने स्पेशल लिकर के बारे में बताने लगता है, तो मैनेजर साहब उसे बीच में ही टोक कर सबके लिए एक एक ग्लास लाने बोल देते हैं और बदले में एक 500 सिल्वर करेंसी का नोट दे देते हैं, जो देखकर तो वो लड़का बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली कोई रिच आदमी उसके बार में आ ही गया। पर इतना बड़ा अमाउंट देते हुए देखकर गार्ड यूजेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैनेजर साव से बोलता है, ये सिर्फ इस बार का एक केयर टेकर है। तो मैनेजर साहब बोलते हैं, वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। एक सिंपल पर्सन के लिए इस लॉन्गसो स्ट्रीट में एक बार खोलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तभी वो लड़का बहुत सारे लिकर्स लेकर आ जाता है, जो सभी को सर्व करने लग जाता है। तभी मैनेजर साहब बोलते हैं, लड़के क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, एक एक जाम हो जाए। ये सुनकर तो वो लड़का काफी खुश हो जाता है, पर उसका यूं उन सभी के पास बैठने से बाकी लोगों का मुंह बन जाता है। पर उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और माहौल को लाइट बनाने के लिए बोलता है, ये मेरे बार का एक स्पेशल लिकर है, इसे टेस्ट करके देखिए। जो सुनकर मैनेजर साहब उसे टेस्ट करते हैं और उन्हें वो लिकर सच में बहुत पसंद आता है। जो सुनकर वो लड़का काफ़ी खुश हो जाता है, तो मैनेजर साहब पूछते हैं, वैसे हम तुम्हें किस नाम से बुलाएं? तो वो लड़का बोलता है, मेरा नाम बाय डोंगजून है। ये सुनकर मैनेजर साहब सोचते हैं, ये तो लिंगबी सिटी का बाय फैमिली से है। तभी डोंगजून उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, ये लिकर सच में बहुत अच्छे हैं ना? पर फिर भी ये जगह भरा हुआ नहीं है। ऊपर से कुछ गुंडे कुछ दिन पहले मेरे बार में आकर हंगामा भी किए थे। फिर गुस्साते हुए जोर से टेबल पर हाथ पटक देता है। इस रिएक्शन की वजह से एक गार्ड का लिकर उसके गले में ही अटक जाता है, जो देखने में काफी फनी था। ये देखकर फिर धीरे से पूछता है, क्या हम ज्यादा गुस्सा हो गए? तो मैनेजर साहब बोलते हैं, हम समझ सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे अकेले के लिए इतना बड़ा जगह संभालना काफी मुश्किल होता होगा, तब तक जब तक कि तुम एक स्किल्ड फाइटर ना हो, है ना? ये सुनकर डोंगजून बोलता है, स्किल्ड फाइटर? पर हम अकेले थोड़े ही है ना, वो है ना मेरा पार्टनर, वो एक स्किल्ड फाइटर है। वो यहाँ बस खाने और सोने के लिए थोड़े ही है। ये सुनते ही एक गार्ड अपना स्वॉर्ड निकालने लगता है, पर दूसरा गार्ड उसे ऐसा करने से रोक देता है। तो मैनेजर साहब उस लड़के की तरफ एक लिकर का बॉटल फेंकते हुए बोलते हैं, मुझे टैलेंटेड और हीरोइक लोगों से मिलना बहुत पसंद है, तुम क्यों ना हमें ज्वाइन कर लो।
पर वो लड़का बिना देखे ही उस बॉटल को पकड़ लेता है और गुस्साते हुए बोलता है, एक और गुंडा आ गया। फिर उस पर अपने वेपन से अटैक कर देता है, जो देखकर गार्ड यूजेंग तुरंत बीच में आते हुए उस अटैक को रोक लेता है। पर वो लड़का स्पीड से उसे एक किक करता है, जिस वजह से वो एक टेबल को तोड़ते हुए नीचे फेंका जाता है। ये देखकर डोंग जुन उस लड़के से बोलता है, ओए मेरा प्रॉपर्टी तोड़ने वाले, फाइट करना बंद करो। पर तभी एक और गार्ड उस लड़के की तरफ बढ़ता है, जो देखकर वो लड़का बोलता है, तो तुम लोगों को अब भी लड़ना है। फिर एक-एक करके सभी से फाइट करते हुए सबको धोने लगता है, जो देखकर डोंग जुन बोलता है, ओए रुक जा कमीने, फाइट करना बंद करो। पर इस आग में घी डालने के लिए मैनेजर साओ भी उस लड़के से लड़ने लग जाते हैं, जो देखकर तो डोंग जुन बोलता है, कम से कम मेरा लिकर्स के बॉटल को तो छोड़ दो। हद है यार। इधर ये दोनों अपने पूरे ताकत से एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे, पर फाइनली मैनेजर साओ उस पर एक हिट देने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिस वजह से वो लड़का पीछे फेंका जाता है। पर इससे पहले कि वो दोबारा अटैक करे, डोंग जुन खींच के उसके सिर पे एक थप्पड़ जड़ देता है और बोलता है, हम तब से तुम्हें फाइट करने से मना कर रहे हैं ना। अपने साथ ऐसा होता देख बेचारा उस लड़के का तो मुंह ही बन जाता है। तभी मैनेजर साहब बोलते हैं, चलो सभी ड्रिंक्स खत्म हुआ। फिर 2 बॉटल लिकर का उठाते हुए वहां से निकल जाते हैं। तभी एक गार्ड डोंगजून से बोलता है, हे तुम्हारा लिकर सच में काफी अच्छा था। फिर उसे आंख मारने लग जाता है, जो देखकर तो पहले डोंगजून खुश होता है, पर उसका इस तरह आंख मारना उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर मैनेजर साव एक बॉटल अपने ड्राइवर को देते हुए कैरेज के अंदर बैठ जाते हैं, जिसे पीकर गार्ड वो बॉटल फेंक देता है, मानो उसे वो लिकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये देखकर डोंगजुन गुस्सा हो जाता है और उस बॉटल का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। पर अचानक ही वो टुकड़ा वापस उसी की तरफ आने लग जाता है, जो देखकर वो लड़का उस टुकड़े को पकड़कर डोंगजुन को बचा लेता है। ये देखकर तो बेचारा डोंगजुन थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो लड़का बोलता है, अच्छा होगा अगर ये लोग दोबारा ना आए तो। डोंगजुन भी इस बार गुस्साते हुए बोलता है, सही कहा, मेरा लिकर भी बच जाएगा। ये सुनकर इस बार वो लड़का डोंगजुन को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम सच में बहुत स्टूपिड हो। तो डोंगजुन बोलता है, तुम स्टूपिड हो, हम नहीं। ये सुनकर वो लड़का बोलता है, गौर से देखो इन लोगों को और इस स्ट्रीट को, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगता? उस मीट वाले को देखो, कोई भला इतना बोरिंग तरीके से मीट काटता है क्या? ये सुनकर डोंगजुन भी चीजें नोटिस करने लग जाता है और बोलता है, हाँ तुम बोल तो सही रहे हो। ये सुनकर वो लड़का इज़ लाइक, इस गधे को कुछ नहीं समझ आने वाला। पर तभी डोंगजुन बोलता है, अब क्या करें हम लोग? तो वो लड़का बोलता है, मुझे लगता है ये सब जियू फैमिली की वजह से हो रहा है। तो डोंगजुन बोलता है, वो लोग भी जियू फैमिली के रेसिडेंस की तरफ ही गए हैं। चलो चलकर देखें वहाँ। फिर तुरंत छत पर कूदते हुए वहाँ से जाने लग जाता है, जो देखकर वो लड़का भी फाइनली उसके पीछे-पीछे जाने लग जाता है। इधर वो इधर वो मीट काटने वाला फाइनली एक एविल स्माइल पास करता है, मानो उसका मिशन फाइनली पूरा हो गया। इधर कैरेज के अंदर वो लड़की बोलती है, लिंगसो टाउन से बाय फैमिली, ये लोग तो जिनान फैक्शन से काफी दूर हैं। मुझे नहीं लगता वो लोग बीच में पड़ेंगे। वो लड़का बस गलत टाइम पर और गलत जगह पर आ गया है। फिर उस लिकर को पीते हुए बोलती है, ये तो काफी अच्छा है। तब मैनेजर साहब बोलते हैं, हाँ सच में, इसलिए मुझे लगता है वो बस एक आउटसाइडर है। भला इतना अच्छा लिकर बनाने वाले के पास कहाँ टाइम मिलता होगा कि वो कुछ और सीखे या करे। तभी ड्राइवर बोलता है, सर हम लोग जियो रेसिडेंस पहुंच गए। ये सुनकर वो सभी कैडेट से बाहर आ जाते हैं और लड़की बोलती है, काफी दिन हो गया यहाँ आए हुए। इधर डोंगजुन और वो लड़का भी जियो रेसिडेंस पहुंच जाते हैं। फिर डोंगजुन बोलता है, क्या हम लोग उस कैरेज का पीछा नहीं करने वाले थे? ये हम लोग कहाँ आ गए? उसका ये सवाल सुनकर वो लड़का इज लाइक, कहाँ फंस गए यार। फिर बोलता है, ये इस रेसिडेंस का बैक डोर है, भला हम लोग फ्रंट डोर से कैसे अंदर जाएंगे? सुनकर डोंगजुन खुश होता हुआ बोलता है, बदमाश तू तो सारे ट्रिक्स जानता है। ये सुनकर तो वो लड़का खुशी से फूले नहीं समाता है और बोलता है, ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल हम मार्शल आर्ट का एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, चलो चले।
तभी उसे किसी का आवाज़ आता है, जो सुनकर वो रुकने का इशारा करता है, पर डोंगजुन का उस पर ध्यान ही कहाँ था, वो सीधा आकर उसको टक्कर मार देता है। इससे वो लड़का फिर से उससे परेशान हो जाता है, पर फिर वहाँ से छुपते-छुपाते एक वॉल के पीछे आ जाता है और झाँकने लगता है, तो डोंगजुन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी उससे और ज़्यादा निकल कर झाँकने लग जाता है। मतलब हद ही है। फिर वो लोग देखते हैं कि एक लड़की अपने फिंगर्स में कुछ थ्रेड्स बांधकर प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और कूदते हुए उन थ्रेड्स पर चलने लग जाता है और देखते ही देखते अचानक वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर तो डोंगजुन बहुत घबरा जाता है और भूत भूत बोलते हुए चिल्लाने लग जाता है। इसी के साथ एपिसोड